हेलो एवरीवन। सो बच्चों हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स के जो बेसिक दो थ्योरीज थे, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी और हाइजेंस वेव थ्योरी, ये दोनों हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और इसके साथ हमने सीखा था वेव फ्रंट के बारे में। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक हमने अपने लास्ट लेक्चर में किए थे। आज हम लोग कुछ नए टॉपिक सीखेंगे और उसमें से पहला टॉपिक जो हमारा होगा आज का वो है बच्चों हाइजीन्स प्रिंसिपल। ठीक, क्या सीखने वाले हैं हम लोग? हाइजीन्स प्रिंसिपल ऑफ हाइजीन्स प्रिंसिपल ऑफ हाइजीन्स प्रिंसिपल ऑफ जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है, इसको हाइजीन्स प्रिंसिपल कहते हैं। ओके, चलो इसको समझते हैं क्या होता है। बेसिकली देखो बेटा, आप बोलोगे सर अभी तो आपने कल हाइजीन्स थ्योरी सिखाया था, वो अलग है क्या और ये अलग है क्या? है ना, ये हाइजीन्स प्रिंसिपल है, वो हाइजीन्स थ्योरी था। तो हाइजीन्स थ्योरी तो हमने सीखा बेटा लास्ट लेक्चर में। उसके बाद हमने सेकेंड टाइम क्या सीखा, सेकेंड टॉपिक क्या सीखा था हमने? वेव फ्रंट के बारे में। ठीक है, तो जैसा रे आगे बढ़ता है बच्चे, वैसा ही वेव फ्रंट भी एक जगह से दूसरी जगह तक आगे बढ़ता है। मतलब ठीक है, जैसा लाइट पॉइंट जो सोर्स होता है वहां से निकल करके आगे बढ़ता है, वैसा ही वेव फ्रंट भी जो है सोर्स से निकल करके आगे बढ़ता है। आगे मेरी बात समझ में? तो जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उसका शेप क्या होता जाता है? चेंज होता जाता है। ठीक है, वेव फ्रंट का शेप जो है वो चेंज होता जाता है, शेप एंड साइज। तो अगर हमें ये पता करना हो कि किसी टाइम पर हमारा जो वेव फ्रंट है वो कैसा हो जाएगा, ठीक है, हमारा जो वेव फ्रंट का शेप है, साइज है, पोजीशन है, वो कैसा हो जाएगा, तो हाइजीन ने उसके लिए एक प्रिंसिपल दिया जिसके थ्रू, जिसके मदद से, जिसके हेल्प से आप ज्योमेट्रिकली ये फाइंड आउट कर सकते हो कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उस वेव फ्रंट का शेप और साइज क्या होगा और उसका पोजीशन क्या होगा। आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है, तो ऐसा करने में हमें हाइजेंस प्रिंसिपल मदद करता है। ठीक है, तो चलो समझते हैं कि इन्होंने कहा क्या बेसिकली। तो इन्होंने प्रिंसिपल के अंदर बेसिकली तीन बातें बोली। ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स थे उनके। पहली बात उन्होंने बोला बेटा कि एक जो गिवन वेव फ्रंट होगा, ठीक है, जो भी एक गिवन वेव फ्रंट है उसका जो हर एक पॉइंट है, मान लो एक आपको वेव फ्रंट, जैसा कि हमने बोला कि स्फेरिकल वेव फ्रंट, लेट इट बी अ स्फेरिकल वेव फ्रंट, तो ये एक गिवन वेव फ्रंट है, तो ये हो गया आपका प्राइमरी वेव फ्रंट। ठीक है, दिस इज प्राइमरी वेव फ्रंट। ओके, दिस इज प्राइमरी वेव फ्रंट। उन्होंने पहली बात जो बोली कि जो गिवन वेव फ्रंट रहेगा, जिसको हम प्राइमरी वेव फ्रंट कहेंगे, उसका हर एक पॉइंट, ठीक है, हर एक पॉइंट खुद में एक सोर्स की तरह काम करेगा और वो फिर से नए नए वेव्स को एमिट करेगा। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। एक जो वेव फ्रंट गिवन है उसको हमने प्राइमरी वेव फ्रंट कहा, और उस प्राइमरी वेव फ्रंट का कोई भी पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट अपने आप में एक फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस यानी फ्रेश सोर्स ऑफ वेव्स का काम करता है। यानी वो हर एक पॉइंट नए नए वेव्स को एमिट करता है और वो वेव्स भी आगे बढ़ता है उसी स्पीड के साथ जिस स्पीड के साथ लाइट ट्रैवल करता है। ठीक है, तो ये उनका पहला स्टेटमेंट था। ठीक है, तो चलो समझ लेते हैं इसको। हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट में पहला जो पॉइंट उन्होंने बोला कि ए गिवन वेव फ्रंट इज known as primary wave front। ठीक है, a given wave front is known as primary wave front according to this principle each point of this
प्राइमरी वेव फ्रंट behave as new source behave as source of new disturbances को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वेव्स बोलते हैं। behaves as source of new disturbances which are called secondary wavelet। ठीक है, ये जो नया सोर्स नया वेव्स एमिट करेगा, नया जो डिस्टरबेंसेस एमिट करेगा हर एक पॉइंट, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेवलेट। तो जो गिवन है वो बेटा प्राइमरी वेव फ्रंट है, और उनसे जो फिर वेव्स निकल रहे हैं उसके हर एक पॉइंट से, उनको हमने क्या नाम दे दिया, सेकेंडरी वेवलेट नाम दे दिया। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में आपको। सेकेंड थिंग जो उन्होंने कहा कि जैसा जो ये जो सेकेंडरी वेव्स निकलेंगे है ना, सेकेंडरी वेवलेट्स जो बनेंगे वो भी क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे। और किधर ट्रैवल करेंगे बेटा, सभी डायरेक्शन में। कौन से स्पीड से ट्रैवल करेंगे, तो जो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, तो ऑल दीज सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है, ऑल दीज सेकेंडरी वेवलेट्स travel in all the directions with the speed of light in the given medium। उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी, उसी स्पीड से जो वेव्स हैं, वेवलेट हैं सेकेंडरी वाले, वो सभी क्या होंगे, चारों तरफ आगे बढ़ेंगे हर एक डायरेक्शन में। ठीक है, ये दूसरी बातें हो गई। तीसरी बात, तो जैसे कि मान लो मैंने बेटा इसको ये माना है ना, पॉइंट माना, तो और मैं बोलता हूँ कि टी टाइम बाद, तो जैसा कि मान लो इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो, सपोज v हो। ठीक है, इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो, सपोज v हो। तो टी टाइम में कितना चल लोगे बेटा, v इंटू टी, इतना डिस्टेंस चलोगे। तो v इंटू टी है ना, इतना डिस्टेंस क्या होगा, ये चारों तरफ आगे बढ़ेगा, है ना, ऐसा। ठीक है, सिमिलरली ये भी क्या करेगा बेटा, v इंटू टी, दिस वन ऑल्सो v इंटू टी, दिस वन ऑल्सो v इंटू टी। ओके, लाइक दिस। ओके, ठीक है, ऐसा हो रहा है। तो ये सब के सब क्या होंगे, वेव्स जो है बेटा आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये सब कितना है, v इंटू टी, v इंटू टी, v इंटू टी, v इंटू टी। ये देखो आपको सभी डायरेक्शन में ऐसे बढ़ गए। ठीक है, तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर टाइम t पर, है ना, इस एक पर्टिकुलर टाइम t पर मुझे सेकेंडरी वेवलेट का पोजीशन चाहिए, है ना, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट एट एनी टाइम t चाहिए, तो क्या होगा बेटा, आपको क्या करना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है ना, वेव्स जिस तरफ आगे बढ़ रहे थे, वेव फ्रंट जिस तरफ आगे बढ़ रहे थे, उस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको क्या करना है, इनको मिलाता हुआ एक लोकस खींच लेना है। ठीक है बेटा, इसको मिलाता हुआ एक लोकस खींच लेना है, यानी एक इन्वेलप ऐसा बनाओ जो उन सबको कवर कर ले, टच करते हुए टेंजेंशियली। ठीक है, तो वही आपका क्या होगा बेटा, इस टाइम t पर, है ना, इस टाइम t पर आपके नया जो वेव फ्रंट है उसका पोजीशन हो गया, शेप दिख रहा है, सब चीज दिख रहा है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट जो उन्होंने कहा कि एट एनी टाइम t, ओके, एट एनी टाइम t, if we draw a locus, ठीक है, at any time t, if we draw a locus, या if we draw a tangential surface in forward direction, if we draw a tangential surface in forward direction, then this is the shape and position of
न्यू वेव फ्रंट, न्यू वेव फ्रंट एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी। तो किसी समय टी पर उसका जो नया पोजीशन होगा वो क्या होगा, वो आपको मिल जाएगा। आ गई मेरी बात समझ में। तो ये है बेटा हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वेव फ्रंट, है ना। नया वेव फ्रंट जहां पर कहां पर बनेगा, उसका शेप कैसा होगा, ये सारी चीजें हमें यहां से जानकारी मिल जाती है। ठीक है बेटे, तो आपको 3 चीजें करना है। जो भी आपका प्राइमरी वेव फ्रंट है उसके हर एक सोर्स से क्या करना है, हर एक पॉइंट को न्यू सोर्स मानना है, उससे सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेगा और उन सेकेंडरी वेवलेट्स को जिस टाइम टी पर आपको चाहिए उस टाइम टी पर आप क्या कर लो बेटा, उसको एक लोकस ड्रॉ कर लो। वही लोकस आपका क्या होगा बेटा, न्यू वेव फ्रंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ज्योमेट्रिकल एक मेथड मिल जाता है ना, ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वेव फ्रंट। ठीक है, तो बेसिकली आपसे अगर कोई बोले कि हाइजेंस प्रिंसिपल से हमें क्या मदद मिलती है, क्या हेल्प मिलती है, तो आप बोलोगे कि हाइजेंस प्रिंसिपल जो है वो हमें तरीका बताता है, मेथड बताता है ऑफ ज्योमेट्रिकली टू ज्योमेट्रिकली ऑब्टेन दी पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में, या आप उसको सेकेंडरी वेव फ्रंट बोल सकते हो। ओके, तो ये इसका यूज होता है वेव फ्रंट का, सॉरी हाइजेंस प्रिंसिपल का। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटे। अब जैसा कि हमने बोला कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो है ना, वेव थ्योरी ऑफ लाइट वो उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, है ना, ये सारी चीजों को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, रिफ्लेक्शन को, रिफ्रैक्शन को, ऐसे हर फेनोमेना को आप एक्सप्लेन कर सकते हो एक्सेप्ट, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट, हमने पहले ही पढ़ा है ना। वेव थ्योरी ऑफ लाइट से आप एक्सेप्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट आप सारे फेनोमेना को एक्सप्लेन कर पाते हो। ठीक है बेटा, इन सारे फेनोमेनाज में से जो सबसे पॉपुलर है ना, लाइट के सबसे पॉपुलर फेनोमेना कौन है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, इसको समझते हैं। ठीक है, चलो तो पहले रिफ्लेक्शन समझते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये बेटा इसमें आपको अक्षर आता है, बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है बेटे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बोलूं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी के ऊपर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कैसे एक्सप्लेन करें। तो बेटे सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि वेव थ्योरी और जो हमने रे ऑप्टिक्स पढ़ा था उसमें डिफरेंस क्या है। रे ऑप्टिक्स में अपन क्या करते थे, रे को कंसीडर करते थे, लेकिन जब बात वेव थ्योरी की होती है तो वहां पर अपन वेव फ्रंट को मेन मानते हैं। ठीक है, वेव फ्रंट के ऊपर काम करते हैं, वहां रे के ऊपर काम होता है, यहाँ वेव फ्रंट के ऊपर काम होता है। ओके, तो भाई आपको अगर रिफ्लेक्शन जानना है तो रिफ्लेक्शन जानने के लिए आपके पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए। तो हमने एक प्लेन मिरर ले लिया बेटा, सपोज है हमने एक प्लेन मिरर ले लिया। ओके, अब इस पर हम क्या कर रहे हैं, एक वेव फ्रंट को इंसिडेंट करा रहे हैं। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, तो ये एक वेव फ्रंट हमने इंसिडेंट करा दिया, इस इंसिडेंट वेव फ्रंट को नाम रख दिया हमने पी क्यू। ओके, पी क्यू, तो एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है, नाम है पी क्यू। ओके, अब देखो बेटा हमको इसकी आदत नहीं है बेसिकली, है ना, वेव फ्रंट की आदत नहीं है, लेकिन रे की आदत है ना। रे को हम बहुत अच्छे से समझते हैं, वेव फ्रंट को हम उतने अच्छे से नहीं समझते हैं। ठीक है, और रे के बारे में हम रे और वेव फ्रंट में हमने क्या रिलेशन देखा था बेटा, रे जो है वेव फ्रंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो चलो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। ठीक है बेटा, तो ये हो गया, देखो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर। सिमिलरली हर एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर डाल सकते हैं और वो सब के सब क्या करेंगे, रे का काम करेंगे, है ना बच्चे, वो सभी के सभी रे का काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है भाई। अब देखो अगर मैं इसको बोलूं तो क्या बोलूंगा, मैं इसको इंसिडेंट रे बोलूंगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बेटा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब इसको एक अगर मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया तो दिस विल बिकम एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज आई। अगर ये आई है तो बेटा ये 90 माइनस आई, और ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा।
ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो देखो यहां से हमें समझ में आ गया कि ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, तो वो सरफेस के साथ जो एंगल बनाएगा वही एंगल क्या होगा बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ओके, तो इतनी कहानी आपको समझ में आ गया। अब देखो वेव थ्योरी, जो हाइजेंस थ्योरी था, हाइजेंस थ्योरी ने हमें क्या सिखाया है, हाइजेंस थ्योरी ने हमें सिखाया है कि जो भी वेव फ्रंट गिवन है, यही वेव फ्रंट गिवन है ना, पी क्यू, जो कि एक प्लेन वेव फ्रंट है, दैट इज द गिवन वेव फ्रंट। तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइमरी वेव फ्रंट हो गया। और हमने क्या सीखा है कि प्राइमरी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट जो है वो सोर्स की तरह काम करता है, वो नए वेव्स निकालेगा, है कि नहीं बेटे। तो ये जो क्यू पॉइंट है वो खुद में एक सोर्स बन जाएगा, ये जो पी पॉइंट है वो भी क्या होगा बेटा, खुद में एक सोर्स बन जाएगा। तो यहां से नए वेव्स निकलेंगे और वो आगे बढ़ेंगे, यहां से भी नए वेव्स निकलेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। तो यहां से जो वेव्स निकलेंगे बेटा वो चलता हुआ यहां तक पहुंचेगा, ठीक है। सपोज कितना टाइम लिया, टी टाइम लिया, कितना टाइम लिया बेटा, टी टाइम लिया। तो इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, v इंटू टी। आ गई मेरी बात समझ में। तो आप क्या करोगे बेटे कि v इंटू टी का है ना, ऐसा एक, ये ऐसा एक स्फीयर बना लोगे, है ना, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात। अब आप खुद सोचो बेटे, अब आप खुद सोचो कि जब ये पॉइंट से जो वेव्स निकले, सेकेंडरी वेव्स, वो यहां तक पहुंचे, यहां से जो वेव्स निकलेंगे, है ना, यहां से जो वेव्स निकलेंगे वो इसको पार कर सकते हैं क्या, क्योंकि ये मिरर है, मिरर को पार नहीं कर सकते, तो ये पार नहीं कर पाएगा। पार नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा, है ना, पार नहीं करेगा तो क्या कर पाएगा। तो ये देखो v इंटू टी, है ना, ऐसा, तो ये v इंटू टी ये इस तरीके से, ऐसा, ये भी एक स्फीयर बनाएगा। आगे मेरी कहानी समझ में आपको, ये भी एक स्फीयर बनाएगा, ठीक है। तो आपको जैसा कि बोला गया है ना, आपको जैसा कि बोला गया है कि क्या करना है आपको, ठीक है, नए समय पर। तो यहां से जो वो निकलेगा बेटा वो भी क्या होगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, ये भी v इंटू टी हो जाएगा। और ये क्या था, ये भी क्या है बेटा, v इंटू टी है। आगे मेरी बात समझ में। तो आपका जो नया वेव फ्रंट होगा, है ना, नया वेव फ्रंट जो होगा वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी द न्यू वेव फ्रंट, ओके, दिस विल बी द न्यू वेव फ्रंट। This was the incidented wave front and this will become the new wave front, ठीक है। तो बेटे जैसा कि देखो आप, ये वाला ये रे इधर से आया, उसी तरीके से ये रे भी क्या होगा बेटा, इस तरीके से आएगा, है ना, ये रे इस तरीके से आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अगेन ये भी एंगल ऑफ नॉर्मल का काम करेगा, ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि जब ये रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, रे जब रिफ्लेक्ट होगा तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा बेटा, है ना, ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा। और ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जैसा कि मैं ये बोल रहा हूं कि ये वाला जो वेव फ्रंट है वो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है ना, ये वाला वेव फ्रंट क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो ये इसके ऊपर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। सिमिलरली ये इसके ऊपर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पर से भी अगर देखेंगे तो बेटा ये एंगल क्या हो जाना चाहिए, आर हो जाना चाहिए, है ना, ये एंगल क्या हो जाना चाहिए, आर हो जाना चाहिए। अगर ये आर है तो बेटा ये क्या हो जाना चाहिए, 90 माइनस आर हो जाना चाहिए। और अगर ये 90 माइनस आर है तो ये क्या हो जाना चाहिए बेटा, आर हो जाना चाहिए, ठीक है। ये 90 माइनस आर है तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये देखो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। सो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट इज पी क्यू, तो इसका नाम मान लो रख लिया मैंने आर एस, ठीक है। आर एस क्या हो गया बेटा, आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया, ठीक है। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट क्या हो गया, आर एस हो गया। देखो ये चूंकि स्केल पर नहीं है, ऑन स्केल नहीं है, तो ये आपको थोड़ा सा छोटा बड़ा दिख सकता है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलो अब अपन इसको प्रूफ करना है कि हाँ ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ देखो बेटे, एक यहाँ मैंने क्या बोला, पी क्यू जो है वो क्या है, इंसिडेंटेड वेव फ्रंट है ना, वेव फ्रंट। और आर एस क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट,
रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। RS क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो बेटे अब आपको यहां पर देखो एक ट्रायंगल दिख रहा है PQS, ठीक है। तो इन ट्रायंगल PQS इसमें ये वाला एंगल क्या है बेटा, I है, ठीक है। तो अगर मैं साइन I लिखना चाहता हूं, साइन I, तो इसके सामने वाला ये क्या चीज QS क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये PS क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो QS अपॉन PS, ठीक है, जिसमें QS कितना है बेटा, V इंटू टी, तो दिस विल बी V इंटू टी अपॉन PS। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली एक ट्रायंगल दिख रहा है इन PRS, एक ट्रायंगल दिख रहा है PRS, यहां पर इसका ट्रायंगल एंगल कितना है बेटा, R। तो साइन R की वैल्यू अगर मैं बोलूं निकालने, तो साइन R क्या हो जाएगा बेटा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो PR अपॉन PS क्या हो जाएगा इसका, हाइपोटेन्यूज। तो PR क्या है बेटा, फिर से V इंटू टी अपॉन PS है ना, PS। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो तो दोनों का RHS क्या है बेटा, बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 VT by PS इज साइन I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, साइन R, which proves that angle I is equals to angle R। यही तो था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, यही तो था बेटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो यहां से प्रूव हो रहा है ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो जो हमने रे ऑप्टिक्स में ये पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बराबर होने चाहिए, वो कहां से मिलता है बेटा, हमको वेव थ्योरी से मिलता है, ठीक है। तो आपको थ्योरी एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? चलो इसकी कहानी खत्म करते हैं। इसी प्रकार से आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को भी एक्सप्लेन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, ठीक है। चलो उसको भी समझते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट on the basis of refraction of light on the basis of wave theory of light, wave theory of light, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट, इसको समझते हैं। तो अगेन इसके लिए आपको क्या चाहिए बेटा, रिफ्रैक्शन के लिए अलग अलग मीडियम चाहिए। ये मान लो बेटा मीडियम 1 है, दिस इज मीडियम 2, ठीक है। यहाँ पर मान लो स्पीड ऑफ लाइट v1 है, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इज v2, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में आपको? अब मान लो बच्चे यहाँ पर एक लाइट रे वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है, अगेन P और Q, ठीक है। ऐसा एक वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है। तो आपको क्या करना है बच्चे, एक इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल देना है, तो ये क्या बन जाएगा, आपका रे बन जाएगा। जब ये रे बन जाएगा तो आप एक परपेंडिकुलर डाल लोगे, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, I। चाहो तो करके देख लो, ये I तो ये 90 माइनस I तो ये I। ओके क्लियर? अब देखो बेटा t समय बाद की बात करता हूं मैं, है ना। तो t समय बाद, ठीक है, मान लो ये यहां से यहां पहुंच गया, ठीक है। t समय बाद ये वाली जो रे थी वो मतलब यहाँ ये सोर्स की तरह काम कर रहा है ना, तो यहाँ से एक डिस्टर्बेंस निकलेगा, यहाँ से भी एक डिस्टर्बेंस निकलेगा। तो यहाँ से जो डिस्टर्बेंस निकलेगा वो t समय में कितना चलेगा, यहाँ पर स्पीड कितना, इस मीडियम में स्पीड कितना है बेटा, v1। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, मान लो v1 इंटू टी, यहाँ पहुंच गया। ओके, इस तरीके से। ओके, तो ये वाला क्या कहां पहुंचेगा बेटा, ये चूंकि यहां से जो अब निकलेगा वो सेकंड मीडियम में घुस चुका होगा, और सेकंड मीडियम में स्पीड क्या है बेटा, v2। तो ये v2 से ट्रेवल करेगा, और v2 से ट्रेवल करेगा, और t क्या है बेटा, सेम है। तो वही t टाइम में ये कितना चलेगा, v2 इंटू टी चलेगा, है ना, v2 इंटू टी चलेगा। तो मान लो कि ये क्या है, डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम में v2 क्या है बेटा, कम होता है,
स्पीड क्या होता है, कम, दिस इज डेंसर, और ये है रेयर, है ना, आपको पता है डेंसर मीडियम में स्पीड क्या होता है, कम, टाइम हमने सेम लिया, तो जो v2 इंटू टी होगा वो छोटा होगा, है ना, v2 इंटू टी जो होगा वो छोटा होगा, तो ऐसा मान लो v2 इंटू टी बना। आ गई मेरी बात समझ में, क्लियर है। तो बेटे आप देखो ये वाला पॉइंट, और इसको क्या करना पड़ेगा, टी समय बाद ये यहाँ पे पहुंचा, टी समय बाद ये इधर पहुंच गया, इसको मिलाने वाला जो लोकस होगा लाइक दिस, ठीक है, इसको मिलाने वाला जो लोकस होगा यही अपना क्या होगा बेटा, है ना, दिस लोकस इज व्हाट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, दिस वाज इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, नाउ दिस इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, है ना, रिफ्रैक्टेड, दूसरे मीडियम में ऐसा हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ओके, अब इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है, इस पर एक परपेंडिकुलर डालो, ये क्या हो जाएगा बेटा, रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा कि नहीं, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, सो दिस इज आई, दिस इज आर, अगर ये आर है तो बेटा ये 90 माइनस आर, और ये क्या हो जाएगा आर, ठीक है। तो देखो इस तरीके का आ रहा है, मैं इसको नाम रख देता हूं बेटा, दिस इज आर, दिस इज एस, तो PQ इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, RS इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है, PQ इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, RS इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ओके, अब मैं अगर चाहता हूं कि अच्छा ये दूरी क्या है बेटा, v2 इंटू टी, एंड दिस डिस्टेंस इज v1 इंटू टी, है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलो मैं बोलता हूं कि इन ट्रायंगल PQS, ठीक है, साइन आई निकालो, तो क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर हो गया v1t और बेस हो गया PS, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे में जाओ, इन ट्रायंगल PRS, तो PRS में क्या हो जाएगा बेटा, साइन R इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दिस टाइम इज v2t अपॉन इसका भी हाइपोटेनियस क्या है बेटा, PSE है, PS, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं, है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा बेटा, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, जब इनको डिवाइड करोगे PS PS कट जाएगा बेटा, T कट जाएगा, क्या बचेगा, v1 बाई v2, है कि नहीं बेटे, v1 अपॉन v2। ओके, अच्छा चूंकि आपने पढ़ा है म्यू इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, c अपॉन v, तो c अपॉन v1 होता है ना, तो आप v1 को क्या लिख सकते हो, c अपॉन म्यू1, दिस इज c अपॉन म्यू1, और ये क्या हो जाएगा बेटा, c अपॉन म्यू2, तो ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, म्यू2 अपॉन म्यू1, ठीक है। तो यही स्नेल्स लॉ था क्या बेटा, साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू म्यू2 बाय म्यू1, दिस वाज द स्नेल्स लॉ। तो यहां से देखो हमने स्नेल्स लॉ को प्रूव कर लिया है कि नहीं, यहां से हमने स्नेल्स लॉ को प्रूव करा। ओके, आ रही हमारी कहानी समझ में, आपको क्लियर है। तो देखो बेटा बहुत ही आसानी से हमने यहाँ पर स्नेल्स लॉ प्रूव कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ वेव थियरी, है ना, दैट मीन्स कि हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव कर लिया, और यहां से हमें वेव थ्योरी ऑफ लाइट की एप्लीकेशन समझ में आई कि हाउ टू अप्लाई। ओके, क्लियर है। तो इस तरीके से अगर कभी आपको वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बेसिस पर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने बोला जाए, तो यू हैव टू प्रूव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज I इक्वल्स टू R, और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज साइन I बाय साइन R इक्वल्स टू म्यू2 बाय म्यू1। इस चीज को प्रूव कर दोगे आप, खत्म हो गई कहानी, ठीक है। तो ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या पूछा जा सकता है बेटा, वो देखो। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में तो कुछ नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर इस पार्ट में कुछ होता है, ठीक है। किस पार्ट में, रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में। यहाँ पर आपको बोलेगा कि ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है उसकी विड्थ मान लो क्या है बेटा, इसकी विड्थ क्या है, PQ है जैसे कि, और जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है उसका विड्थ कितना है, RS है। अगर इसके बीच में रिलेशन ढूंढना हो तो क्या हो जाएगा बेटा, मान लो मैं बोलूं कि cos I इक्वल टू क्या होगा, तो cos I बोलोगे सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस इज PQ अपॉन हाइपोटेनियस इज PS, इक्वेशन 1। सिमिलरली मैं बोलूं कि बेटा cos R निकालो, आप बोलोगे cos R सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो RS अपॉन PS, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड मारो, PS कैंसिल, तो देखो cos I बाय cos R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, PQ बाय RS। इनमें से PQ क्या है बेटा,
इंसिडेंट वेव फ्रंट का विड्थ है, तो विड्थ ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट, विड्थ ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। और आर एस क्या है बेटा, आर एस विड्थ ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, तो इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या होता है बेटा, cos i बाय cos r। ठीक है, cos i बाय cos r। अच्छे से समझ में आया आपको? ठीक है, तो कभी भी आपको ऐसा पूछा जाए तो आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको बोल दिया, एक एग्जांपल ही ले लेते हैं अपन। ठीक है, क्या पूछा जा सकता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा कि मान लो I इक्वल्स टू क्या है, सपोज 30 डिग्री। ठीक है, I इक्वल्स टू क्या है, 30 डिग्री, और म्यू 1 क्या है, एयर है, और म्यू 2 मतलब दूसरे साइड जो है वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज √2। ठीक है, म्यू 2 कितना है, √2 है। आर हमें पता नहीं है। ओके, और इंसिडेंट वेव फ्रंट, विड्थ ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट सपोज 2 mm का हो। ठीक है, इंसिडेंट वेव फ्रंट का विड्थ सपोज 2 mm का हो। फाइंड विड्थ ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ये अपने को पूछा गया हो। देन क्या करेंगे, तो भाई रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट का हो जाता है, जैसा कि अभी आपने देखा कि विड्थ ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट अपॉन विड्थ ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट इक्वल टू क्या था बेटा, cos i बाय cos r। तो i तो आपको पता है बेटा, r आपको पता करना पड़ेगा, है ना, r आपको पता करना पड़ेगा। चलो r पता करते हैं, कैसे पता चलेगा, स्नेल्स लॉ यूज करके, है ना, स्नेल्स लॉ यूज करके आप r पता कर लो। तो बेटे μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r। ठीक है, तो μ1 कितना है, 1 sin i sin 30 1/2 इक्वल्स टू μ2 sin r sin 45 डिग्री। ठीक है, sin 45 डिग्री क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी μ2 कितना है आपके पास, √2 है ना, μ2 कितना है, √2 sin r, ऐसा आ जाएगा। क्लियर है, तो यहां से देखो आपको sin r कितना मिल जा रहा है, 1/2√2 है ना, sin r कितना मिल जा रहा है, 1/2√2। तो यहां से आपको cos r मिल जाएगा क्या बेटा, cos r क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर r। तो √1 माइनस साइन स्क्वायर r क्या हो जाएगा, 1/2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, ओके, तो ये हो गया देखो √7/8, दिस इज cos r। ओके, तो देयरफॉर विड्थ ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, यहां से देखो देयरफॉर विड्थ ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट क्या हो जाएगा, cos r अपॉन cos i इंटू इंसिडेंट। ठीक है, तो cos r अपॉन cos i इक्वल्स इंटू विड्थ ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट कितना है, 2 mm। तो cos r इज √7/8 और cos i cos 30 क्या होता है बेटा, cos 30 होता है √3/2, है ना, √3/2 इंटू 2। तो दिस इज 7/8 3 है ना, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/3 इंटू 2, तो 2 चौके 8, तो 2 बाहर आ गया, √7/3 2 बाहर आएगा, 2 कैंसिल, तो √7/3 mm। ठीक है, √7/3 mm ऐसा करके अपन निकाल लेंगे। ओके, विड्थ ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो यहाँ पर ये एक टाइप का क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल।
तो चलो ये जो है हमने वेव थ्योरी कंप्लीट किया, ठीक है, हाइजेंस थ्योरी। अब आगे अपने को क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? तो जैसा कि हमने बोला बेटा कि पार्टिकल नेचर के ऊपर हम बहुत सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पाते हैं। पार्टिकल नेचर के ऊपर अपन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सारी चीज़ें अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे फिनोमेना है जो सिर्फ वेव नेचर पर ही एक्सप्लेन करा जा सकता है, जैसे कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, है ना, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सारी चीज़ें जो है वेव थ्योरी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चूंकि हम लोग रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन वगैरह बहुत अच्छे से हमने पीछे पढ़ा, अब डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सारी चीजें है ना हमने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया है, और इनको एक्सप्लेन करने के लिए क्या चाहिए? वेव थ्योरी चाहिए, और तो वेव थ्योरी हमने अभी पढ़ लिया। तो अब अपन क्या कर सकते हैं? अब अपन कैपेबल हैं टू एक्सप्लेन सच फिनोमेना विच आर बेस्ड ऑन द वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अब जाकर के वेव ऑप्टिक्स का मेन चीजें स्टार्ट हो रही है, ठीक है। मेन जो पार्ट है वेव ऑप्टिक्स का वो अभी से स्टार्ट हो रहा है, और इसको हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। इंटरफेरेंस जो फिनोमेना है वो ही खुद में इस बात का प्रूफ है कि वो चीज जो है वेव है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वेव के साथ ही इंटरफेरेंस हो सकता है। क्या समझ रहे हो आप? सिर्फ वेव के साथ ही इंटरफेरेंस हो रहा है। तो कोई अगर इंटरफेरेंस की फिनोमेना शो कर रहा है तो ये इस बात का प्रूफ होता है कि उसका नेचर वेव का नेचर है, ठीक है। कहीं पर अगर इंटरफेरेंस हो रहा है तो ये इस बात का प्रूफ होता है कि उसका नेचर वेव वाला नेचर है, वेव का नेचर है। आगे मेरी बात समझ में आपको? ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है बेटे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता क्या है इसको समझते हैं। तो आई थिंक कि आपको कुछ कुछ चीजें क्लिक कर रहा होगा दिमाग। क्या हमने पहले भी ये चीजें पढ़ा है? तो बेटे यस, हमने इसको पहले भी पढ़ा है। कब पढ़ा है? क्लास 11th में पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? जब हम साउंड वेव पढ़ रहे थे, है ना बेटे। जब हम साउंड वेव पढ़ रहे थे तो वहां हमने पढ़ा था, ठीक है। तो साउंड भी क्या है? एक प्रकार का वेव है, और वेव के साथ कौन सी फेनोमेना होती है? इंटरफेरेंस का फेनोमेना होता है, इसलिए हमने वहां पर इंटरफेरेंस पढ़ा था। तो वही इंटरफेरेंस यहां भी है, कुछ चेंज नहीं है। सिर्फ क्या चेंज है? वो कौन सा वेव था? साउंड वेव था, और अब हम किस वेव की बात कर रहे हैं? लाइट वेव की बात कर रहे हैं। सिर्फ नेचर ऑफ वेव चेंज हुआ है ना, है लेकिन ये भी वेव ही, तो इसका भी इंटरफेरेंस उसी तरीके से होगा जैसा उसका हुआ था, ठीक है। तो अगर कुछ भी चीजें वहां की याद है आपको इंटरफेरेंस की, तो आपको इस टॉपिक को पढ़ने में बहुत मजा आएगा, ठीक है बेटे। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वहां से अगर कोरिलेट करो तो याद करने की कोशिश करो कि हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या कहा था। तो क्या होता है बेटा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट? बेसिकली इसका मीनिंग होता है कि वेव्स को आपस में मिलना, ठीक है। वेव्स का आपस में मिलना, जब अलग अलग सोर्सेस से, ठीक है, जब टू डिफरेंट सोर्सेस से लाइट आ करके, है ना, किसी पॉइंट पर सुपर इंपोज करता है, ओवरलैप करता है, ठीक है, एक दूसरे से मिलता है, तो वहां पर एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्यों 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 बोल रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि आपको पता है कि वेव का काम क्या है? वेव का काम है एनर्जी को कैरी करना, यही है ना बेटा। वेव का काम है एनर्जी को कैरी करना। तो एक वेव आ रहा था बेटा, है ना, एक वेव आ रहा था, उसके पास कुछ एनर्जी था, दूसरी वेव आ रही थी और उसके पास भी कुछ एनर्जी है। तो जब ऐसे दो वेव आपस में मिलेंगे तो वो क्या करेगा? अपने एनर्जी को मिला करके, है ना, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। मतलब उस एनर्जी को वो अपने हिसाब से उसको मिक्सअप करता है, ठीक है। तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है, when waves from two different sources, है ना, overlap, superimpose each other, ठीक है। तो दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी वाला जो फेनोमेना है, इसको हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। लेकिन बेटे इंटरफेरेंस के लिए शर्त है एक,
है ना, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो दोनों जो वेव्स आ रहे हैं जिनको आपस में टकराना है, जिनको आपस में सुपर इम्पोज होना है, वो दोनों ऐसे सोर्सेस होने चाहिए, है ना, दोनों सोर्सेस ऐसे होने चाहिए जो आपस में कोहेरेंट सोर्सेस कहलाएं। ठीक है, तो अब आपको क्लिक करेगा कि कोहेरेंट सोर्सेस किसको कहते हैं, है ना, कोहेरेंट सोर्स किसको कहते हैं, तो ये भी टॉपिक हमने वहां पर पढ़ा है। ट्राई टू रिमेंबर दैट। चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, आप तब तक उसको दिमाग में क्लिक कराने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये कंडीशन है कि वो जो वेव्स आ रहे हैं वो कहां से आने चाहिए, कोहेरेंट सोर्सेस से आने चाहिए। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, इफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस, टू कोहेरेंट sources superimpose each other, ठीक है, if light waves from two coherent sources superimpose each other at a point and due to superposition redistribution of energy occurs at that point, then this phenomena of light is called interference of light, आ गई मेरी बात समझ में। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, जब दो कोहेरेंट सोर्सेस से आती हुई, ये दो कोहेरेंट सोर्सेस है, मान लो ये दो पॉइंट है ना, एक सोर्स 1 है S1, एक सोर्स S2 है, यहां से रेज निकला और वो जाकर के किसी पॉइंट पर मिलते हैं और वहां पर एनर्जी का क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, एनर्जी अपने आप को फिर से एडजस्ट करेगा। ठीक है, तो फिर हम इस घटना को क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। ओके, क्लियर है। तो यहां पर बेटे हमें एक वर्ड मिलता है, क्या चीज, सुपरपोजिशन। ठीक है, सुपरपोजिशन। तो लाइट भी क्या है बेटा, एक प्रकार का वेव है ना, लाइट भी क्या है, एक प्रकार का वेव है। हमें हाइजीन ने बताया कि लाइट का नेचर कैसा है, वेव का नेचर है, ये वेव है और वेव क्या कर रहा है, एक दूसरे को मिल रहा है मतलब सुपरपोजिशन हो रहा है। तो यहाँ पर एक थ्योरी यूज करते हैं अपन, याद करो क्या होता है बेटा, सुपरपोजिशन थ्योरी, है ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पर भी क्या होगा, इनके साथ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होगा, है ना बेटे, क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो चलो बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो क्या होता है बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है कि जब भी दो वेव्स एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगे, मतलब एक दूसरे से मिलेंगे, तो उनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, उनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो उनके इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होता है, याद है ना। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि व्हेन टू वेव्स superimpose each other, then the displacement of resultant wave is the vector sum of displacement of individual, ठीक है, वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स, दैट इज y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। ठीक है,
इसको वेक्टरली आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हो गया बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आगे मेरी बात समझ में? तो इसी प्रिंसिपल का हम लोग यूज करते हैं जब भी कभी दो या दो से अधिक वेव आपस में मिलते हैं। ठीक है, कभी भी। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है बेटा, इसे आपने एसएचएम टॉपिक पढ़ते वक्त भी पढ़ा था, फिर वेव्स टॉपिक पढ़ते वक्त भी पढ़ा था, और फिर हमें यहाँ पर दोबारा जरूरत पड़ रही है। ओके, अब याद करो बेटे, आप चाहो तो वो नोटबुक खोल करके देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। माना लेट, है ना, लेट y1 इक्वल्स टू क्या हो बेटा, a1 साइन ओमेगा टी हो, और y2 इक्वल्स टू क्या हो, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो। ठीक है, तो यहां पर फाई क्या हो गया बेटा, फाई क्या हो गया, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस दैट इज डेल फाई से भी शो कर सकते हैं, फाई या डेल फाई बोलो, है ना, क्या बोलो, फाई या डेल फाई। तो फेज डिफरेंस हो गया डेल फाई। ठीक है, y1 और y2 के बीच में फेज डिफरेंस, मतलब जो दो वेव आपस में सुपर इम्पोज कर रहे हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस क्या है, डेल फाई है। आ गई मेरी बात समझ में? तो याद करो, मैं अभी दोबारा से नहीं करूंगा, है ना, दोबारा से करूंगा नहीं, ओके, क्योंकि आपकी कॉपी में करा हुआ है। ठीक है बेटे, तो आपको याद है कि जब y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 सॉल्व करते थे तो ये आता था y इक्वल्स टू r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। याद है आपको, r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, जिसमें वेयर r इक्वल टू क्या होता था, r इक्वल टू होता था स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ठीक है, विच इंडिकेट्स दैट ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड हुआ, है ना, ये क्या हुआ बेटा, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड। तो देखो ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला कैसा आया, ऐसा आया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम दो वेक्टर को ऐड करते वक्त उसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला निकालते थे, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला फॉर्म है। तो यहाँ से भी प्रूव होता है कि ये दोनों कैसे एडअप हुए हैं, वेक्टरली एडअप हुए हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर थीटा कैसे होगा, तो थीटा जैसा कि वहां पर हुआ करता था tan इनवर्स, है ना, क्या होता था बेटा, b cos थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो वैसा ही फॉर्मेट इसका भी होना चाहिए, है ना, वैसा ही फॉर्मेट इसका भी होना चाहिए। ओके, तो इसमें हमने tan इनवर्स इसका आया था a1, इसको आप चाहो तो वेक्टरली इस तरीके से दिखा सकते हो बेटा। ये मान लो a1 है तो ये क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसके बीच का एंगल फाई। ठीक है, ये हो जाएगा इसके बीच का एंगल फाई। तो ये हो जाएगा आपका a2, तो a2 cos फाई और a2 sin फाई। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हो गया बेटा, a2 sin फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई। ठीक है, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको r मिल जाता है और यहां से आपको थीटा मिल जाता है। तो बेसिकली ये कैसे एडअप होते हैं बेटा, वेक्टरली एडअप होते हैं। ओके, आगे मेरी कहानी समझ में आपको? ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके नोटबुक में किया हुआ है। जब आप साउंड वेव्स पढ़ते थे तो बिल्कुल सेम टू सेम आपको यहाँ पर भी उसको यूज करना है। इतनी कहानी समझ में आ गई बेटा? ओके, अब एक और बात देखो आप, चूंकि y1 इक्वल्स टू क्या है बेटा, a1 साइन ओमेगा t है ना। तो ये देखो इसका एम्पलीट्यूड, फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, a1 है। और आप याद करो, चूंकि इंटेंसिटी जो होता है, इंटेंसिटी वो किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है ना बेटे। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है। तो देयरफॉर फर्स्ट वेव की जो इंटेंसिटी होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, a1 स्क्वायर के। ऑल्सो I2 फिर क्या होगा बेटा, a2 के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। आ रही कहानी समझ में आपको? ये सब भी करा हुआ है आपके वहां पर, ये सब भी किया हुआ है, जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं। ठीक है, तो इंटेंसिटी, फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी a1 स्क्वायर, सेकंड वेव की इंटेंसिटी I2 स्क्वायर, I2 की स्क्वायर, और जो रिजल्टेंट वेव बना है ना उसकी इंटेंसिटी मान लो क्या है, I है। लेट I बी द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, ठीक है बेटे।
तो आई किसके प्रोपोर्शनल होगा बेटा, आई किसके प्रोपोर्शनल होगा, आई क्या है, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी है, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी की, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, आर, तो आई किसके प्रोपोर्शनल होगा बेटा, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, है ना, आई किसके प्रोपोर्शनल होगा, आर स्क्वायर के, तो देयरफॉर आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देता हूं, के आर स्क्वायर, है ना, तो के आर स्क्वायर, इसको यहां से देखो क्या हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लो, आर स्क्वायर हो जाएगा और इधर क्या बच जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ फाई, ठीक है, तो ये देखो ये आपको a1 इसमें प्रोपोर्शनलिटी लगाओगे तो के a1 स्क्वायर हो जाएगा, ये के a2 स्क्वायर हो जाएगा, तो के a1 स्क्वायर यानी i1, के a2 स्क्वायर यानी i2 और a1 a2 यानी रूट i1 और रूट i2 यानी रूट i1 i2 cos ऑफ फाई, याद करो ऐसा हमने रिलेशन लेके आया था वहां पर, तो सेम रिलेशन वी विल यूज हियर आल्सो, ठीक है, फाइनल इंटेंसिटी जो होगा, है ना, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगा वो इंडिविजुअल इंटेंसिटी i1 प्लस i2 2 रूट i1 i2 cos फाई के बराबर होगा, ठीक है, आगे कहानी समझ में आपको, तो ये बहुत जरूरी चीज है, ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए, ठीक है, कि जब भी दो वेव्स आपस में सुपर इम्पोज करेंगे उनके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होंगे और उनका रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा, ठीक है, तो ये पूरे डिस्कशन से अपने लिए दो जो इंपॉर्टेंट चीजें निकल करके आती है वो है, ठीक है, तो क्या दो चीजें याद रखनी है आपको, रिजल्टेंट इंटेंसिटी i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 cos फाई, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी, और दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, दैट इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई रूट अंडर, ठीक है, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, क्लियर है मेरे बच्चों। अब देखो यहां पर अगर मैं ये चाहूं, है ना, अगर मैं ये चाहूं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी, तो आप बोलोगे बेटे कि जब cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी तो cos फाई इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए, +1, तो देयरफॉर I मैक्स क्या हो जाएगा बेटा, I मैक्स हो जाएगा i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2, cos फाई क्या हो गया 1, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो क्या बेटा, रूट i1 का स्क्वायर प्लस रूट i2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट i1 i2, ऐसा लिख सकता हूँ। इसको मैं अगर a बोलूं, इसको मान लो b बोलूं, तो ये देखो क्या हो गया, a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा हो गया क्या, तो ये देखो a प्लस b के फॉर्मूले पर आता है, तो रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर आपको क्या दे देगा बेटा, I मैक्स, मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है, रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, कब होगा बेटा, जब cos फाई की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, तो cos फाई की मिनिमम वैल्यू क्या होती है बेटा, -1, तो जब मैं -1 रखूंगा तो देयरफॉर I मिनिमम क्या हो जाएगा बेटे, I मिनिमम हो जाएगा i1 प्लस i2 माइनस 2 रूट i1 i2, जिसको आप करोगे तो रूट i1 माइनस रूट i2 के होल स्क्वायर के बराबर होता है, दिस इज I मिनिमम, ठीक है। तो देयरफॉर बेटा अगर कभी आपसे रेशियो पूछा जाए I मैक्स और I मीन का, तो क्या हो जाएगा, I मैक्स और I मीन का रेशियो रूट i1 प्लस रूट i2 अपॉन रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर, ठीक है, दिस इज द रेशियो ऑफ I मैक्स एंड I मीन, क्लियर, इसको याद रखना है आपको। प्लस अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करूं, एम्पलीट्यूड के टर्म में, तो क्या बोलोगे बेटा, ये सारी चीजें की हुई है आपको साउंड चैप्टर्स में, साउंड चैप्टर में क्लास 11 के सारी चीजें की हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं, एम्पलीट्यूड की बात करता हूं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होगा बेटा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड
अगेन बेटा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा जब cos फाइव मैक्सिमम होगा, cos फाइव मैक्स कितना होगा बेटा +1। जब ऐसा लोगे तो देयरफॉर आर मैक्स क्या हो जाएगा बेटे, आर मैक्स हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, cos फाइव की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आप देखो इसको क्या हो रहा है, a1 प्लस a2 के होल स्क्वायर के टर्म्स में आ रहा है बेटा, दैट इज a1 प्लस a2। सो देयरफॉर आर मैक्स क्या होगा a1 प्लस a2, है ना बेटे, क्या हो जाएगा a1 प्लस a2। सिमिलरली मिनिमम एम्पलीट्यूड अगर निकालना हो, मिनिमम एम्पलीट्यूड उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, cos फाइव इक्वल्स टू -1 लेना पड़ेगा, ठीक है। जब आप cos फाइव की वैल्यू -1 लोगे तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर आर मिनिमम इक्वल्स टू रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस हो जाएगा बेटा 2a1 a2, है ना। तो ये इसको देखो तो ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है बेटा, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, देयरफॉर क्या हो जाएगा बेटा a1 माइनस a2, दिस इज आर मिनिमम। देयरफॉर कभी आपसे अगर आर मैक्स और आर मीन का रेशियो पूछा जाए तो क्या हो जाएगा a1 प्लस a2 बाय a1 माइनस a2, ठीक है। आर मैक्स और आर मिनिमम का रेशियो a1 प्लस a2 बाय a1 माइनस a2। ओके, क्लियर है, ये कहानी भी समाप्त हुई। तो ये चीजें बिल्कुल वही है जो हमने पहले पढ़ा है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या सीख लिया बेटा, इंटरफेरेंस सीख लिया। ओके, इंटरफेरेंस के बाद हम बात करेंगे, अब हमने बोला कि इंटरफेरेंस के लिए क्या जरूरी है, सोर्सेस का कोहेरेंट होना जरूरी है। तो अब आप समझो कि कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, है ना, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है, कोहेरेंट सोर्सेस। ये चीज भी आपको वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मान लो बेटा दो सोर्सेस हैं, एक सोर्स S1 है और एक सोर्स S2 है, ठीक है, S1 और S2। तो यहां से एक वेव निकली इस तरीके से और यहां से एक वेव निकली इस तरीके से। तो पहली कंडीशन है कि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी, ओके। और दूसरी चीज, इन दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए, 0 फेज डिफरेंस और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ठीक है बेटा। ये दो कंडीशन होने चाहिए दोनों सोर्सेस के बीच में। क्या कह रहा हूं मैं, यानी कि जो दो सोर्सेस ऑफ लाइट हैं, अगर उनके, है ना, अगर उनके फ्रीक्वेंसी सेम है और उनके बीच में या तो 0 फेज डिफरेंस है या फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, तो ऐसे कंडीशन में दोनों सोर्सेस आपस में कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस कहलाते हैं। तो मैं इसको कैसे डिफाइन करूंगा बेटा, इफ द टू सोर्सेस ऑफ लाइट, है ना, इफ द टू सोर्सेस ऑफ लाइट आर सच दैट, है ना, बोथ हैव सेम फ्रीक्वेंसी and 0 phase difference or constant phase difference, then both the sources are called coherent sources of light, ठीक है। दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, coherent sources कहलाएंगे, ठीक है। तो चलो इसको डिफाइन करते हैं। if light waves from two sources are of same frequency, ठीक है। if light waves from two sources are of same frequency and have 0 और constant phase difference between them, then the two sources are said to be coherent sources of light, कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, हम उनको कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट कहेंगे,
ठीक है। तो कोहेरेंट सोर्स होने के लिए क्या जरूरी है बेटा, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तब हम उनको कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। और ये नेसेसरी कंडीशन है किस चीज के लिए, इंटरफेरेंस के लिए, ठीक है। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। इसके बिना इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक है। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस, ठीक है। तो आपको कोहेरेंट सोर्सेस भी समझ में आ गया बेटा, ओके। तो कोहेरेंट सोर्स समझ में आ गया, और ऐसे सोर्सेस से जब रेज आएंगे, वेव्स आएंगे और आपस में टकराएंगी, है ना, सुपरपोजिशन होगा, तो वहां पर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होगा, और इसी फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। इंटरफेरेंस जब होता है तो उनकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है, उसको कैसे फाइंड आउट करना है वो भी हमने देखा, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ इंटरफेरेंस की, ठीक है। टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। तो दो टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं बेटा, एक को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको समझते हैं पहले, ठीक है। तो बेटा अगर दो कोहेरेंट सोर्सेस से आती हुई वेव्स इस प्रकार से टकराएं, इस प्रकार से सुपर इम्पोज करें कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाए, तो हम कहेंगे उसको कि इंटरफेरेंस कैसा हुआ है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। इफ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ठीक है, इफ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी becomes maximum, then this is called constructive interference. Okay, this is called constructive interference, ठीक है बच्चे, ओके। अब चलो हम लोग पता करेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या होता है। कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कब हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बच्चे ये होता है, हमको समझ में आ गया भाई कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तभी कहलाएगा जब इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है। तो इसके लिए पहली कंडीशन है I शुड बी क्या, I मैक्स, ठीक है, I शुड बी I मैक्स। अब चूंकि आपको पता है बेटा, I इक्वल्स टू क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई होता है, ठीक है। तो बताओ ये मैक्सिमम कब होगा, तो दूसरी कंडीशन हो जाती है cos फाई को क्या होना पड़ेगा, +1 होना पड़ेगा, यानी cos फाई को मैक्सिमम होना पड़ेगा, ठीक है। तो cos फाई क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अब तीसरी चीज देखो, cos फाई मैक्सिमम कितना होगा बेटा, cos फाई कितना होगा, cos फाई मैक्सिमम कब होगा, जब फाई की वैल्यू क्या होगी, 0। cos 0 क्या होता है बेटा, 1 होता है, +1। अगर मैं 2 पाई ले लूं तो भी क्या होता है, +1, 4 पाई, 6 पाई, दैट मीन्स इन जनरल अगर बोलूं तो मैं बोल सकता हूं 2n पाई, ठीक है। तो फाई की वैल्यू यानी फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, 2n पाई, जिसमें n इक्वल्स टू क्या ले सकता हूं मैं, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, जिसमें मैं n क्या ले सकता हूं, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो दिख रहा है आपको कि उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है, फाई क्या था बेटा, फेज डिफरेंस था, दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस था फाई, है ना, उसको क्या होना चाहिए, 2n पाई के बराबर होना चाहिए, जिसमें n क्या है, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो आप देखो बेटा 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई ऐसा आ रहा है, यानी पाई का इवन मल्टीपल आ रहा है, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से।
तो हम कह सकते बेटा कि कंडीशन क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरिंग वेव्स should be even multiple of pi, ठीक है, दैट इज 2n पाई, ठीक है। तो आपको याद रखना है बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की शर्त क्या है कि उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2n पाई होना चाहिए, जहां पर n क्या है 0 1 2 एंड 3 0 1 2 3 एंड सो ऑन है ना, यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई इस तरीके से, ठीक है। तो दिस इज वन कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, ओके। दूसरी चीज और एक बात याद रखो, हमने क्लास 11th में वेव चैप्टर में पढ़ा था फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में रिलेशन, आई थिंक एसएचएम में भी पढ़ा था, है ना, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में रिलेशन। तो वी नो दैट कि जो पाथ डिफरेंस होता है डेल एक्स, वो क्या होता है बेटा, लेमडा बाय 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस होता है, यानी 5 होता था, याद करो। तो बेटा चूंकि हमको ये पता चल चुका है, देयरफॉर मैं पाथ डिफरेंस भी निकाल सकता हूँ। तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, लेमडा बाय 2 पाई इंटू क्या हुआ बेटा 2n पाई, तो 2 पाई कैंसिल हो गया, देखो क्या आया n लेमडा। सो पाथ डिफरेंस शुड बी n लेमडा, जिसमें n हमने क्या मान रखा है 0 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है बेटा। अच्छा, अगर मैं इसको एक और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूं, ऊपर 2 से और नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो जब मैं इसमें n की वैल्यूज पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 पुट करूंगा तो क्या होगा बेटा लेमडा हो जाएगा, सॉरी 1 टाइम्स लेमडा बाय 2 हो, सॉरी 2 टाइम्स लेमडा बाय 2 होगा, फिर मैं 2 पुट करूंगा तो 4 टाइम्स लेमडा बाय 2 होगा, फिर मैं, है ना, तो देखो ये हुआ क्या 0, 1 पुट करूंगा तो 2 लेमडा बाय 2, 2 पुट करूंगा तो 4 लेमडा बाय 2, 3 पुट करूंगा तो 6 लेमडा बाय 2 एंड सो ऑन। तो देखो अब इस बार क्या हो रहा है बेटा, लेमडा बाय 2 के इवन मल्टीपल्स आ रहे हैं, है ना, लेमडा बाय 2 के इवन मल्टीपल्स आ रहे हैं, क्लियर है मेरी बात, लेमडा बाय 2 के इवन मल्टीपल्स। तो एक और कंडीशन बन जाता है, ये कंडीशन 1 हो गया, है ना, दिस इज वन कंडीशन एंड देयर कुड बी अनदर कंडीशन, क्या बेटा कि पाथ डिफरेंस जो है ये फेज डिफरेंस के टर्म में हुआ कि उसको क्या होना चाहिए 2n पाई के टर्म में होना चाहिए, यानी 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई इस तरीके से। और दूसरा कंडीशन ये निकल करके आता है कि इवन मल्टीपल ऑफ पाथ डिफरेंस शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय 2, ठीक है, इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय 2 दैट इज, है ना, 0 2 टाइम्स लेमडा बाय 2, 4 टाइम्स लेमडा बाय 2, 6 टाइम्स लेमडा बाय 2 एंड सो ऑन, या फिर आप इसको सिंपल में n लेमडा बोल सकते हैं, यानी 0 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा इस तरीके से, ठीक है। तो इससे देखो क्या आ रहा है 0, ये लेमडा, ये 2 लेमडा, ये 3 लेमडा 4 लेमडा 5 लेमडा एंड सो ऑन, इस तरीके से आता जाएगा, क्लियर है कहानी, ठीक है। चलो भाई चलो, तो ये भी समझ में आ गया अपने को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है भाई। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए क्या जरूरी है, दो शर्तों का मानना जरूरी है कि आपको फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए इवन मल्टीपल ऑफ पाई एंड पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय 2, है ना। और जब भी ये समझ में आ गया, ये पता चल गया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो उस टाइम इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या हो जाती है बेटा, तो आई मैक्स हो जाता है रूट अंडर I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, है ना बेटे, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अगर मैं ये मानूं कि इफ I1 और I2 मतलब दोनों की जो इंटेंसिटी है वो इक्वल है समथिंग I0, ठीक है, इक्वल है समथिंग I0, इन दैट केस I मैक्स क्या हो जाएगा बेटा, I मैक्स हो जाएगा रूट I0 प्लस रूट I0 2 रूट I0 हो जाएगा का स्क्वायर, तो 4I0 हो जाएगा। तो I मैक्स इन केस अगर मान लो बेटा दोनों इंटेंसिटी सेम है तो 4 टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल इंटेंसिटी हो जाएगा, है ना, 4 टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल इंटेंसिटी हो जाएगा, है ना, ये स्पेशली इस केस के लिए है, अदरवाइज अपन इसको यूज करेंगे,
ठीक है। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा टाइप जो है कहलाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सेकेंड टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेट्स सी व्हाट इज दैट इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या कहेंगे इसको? इफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी becomes minimum then, ठीक है, if resultant intensity becomes minimum then this is called destructive interference। ओके, अब देखते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस क्या होंगे, कब आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो आपको पता है बेटा, है ना। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराने के लिए आपको आई क्या होना चाहिए? आई मिनिमम होना चाहिए। आई मिनिमम कितना होता है बेटा? √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर होना चाहिए। इफ I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I0 हो, इन दैट केस ये √I0 क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। तो I उस कंडीशन में कितना हो जाएगा? I मिनिमम उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। आगे बात समझ में, उस कंडीशन में I मिनिमम क्या हो जाएगा? 0। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना बेटा, अगर दोनों इक्वल इंटेंसिटी के हैं तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? 4 टाइम। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स, और मिनिमम इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। आगे क्या बोल सकते हैं हम लोग इसके बारे में? तो I मिनिमम होने के लिए क्या था बेटा? cos फाई क्या होना चाहिए था? -1 होना चाहिए ना। cos फाई की वैल्यू मिनिमम लेना पड़ेगा, दैट इज -1। फिर cos फाई की वैल्यू -1 कब होगी बेटा? जब फाई की वैल्यू क्या होगी? 2n-1 पाई, ठीक है। क्या होनी चाहिए? 2n-1 पाई, वेयर n इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो बेटे 1 रखो तो क्या हो जाएगा? फाई इक्वल्स टू 1 रखो तो क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा, ठीक है। 2 रखो तो क्या हो जाएगा? 3 पाई हो जाएगा। 3 रखो तो 5 पाई हो जाएगा, 7 पाई, 9 पाई एंड सो ऑन। तो आप क्या देख रहे हो बेटा, है ना। cos पाई की वैल्यू क्या होती है? -1। cos 3 पाई की वैल्यू भी क्या होती है? -1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है? देखो, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। तो पाई के ऑड मल्टीपल्स आ रहे हैं 1, 3, 5, 7, 9, है ना। पाई के ऑड मल्टीपल्स। तो इसके कंडीशन क्या हो गए बेटे? इसकी कंडीशन हो गए कि पाथ फेज डिफरेंस शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ये हो गया इसका कंडीशन पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस के टर्म में। सिमिलरली बेटे पाथ डिफरेंस के टर्म में करना चाहे तो आप बदल सकते हो, इसको कन्वर्ट कर सकते हो। पाथ डिफरेंस सिंस del x equals to lambda by 2 pi into phi, therefore del x equals to lambda by 2 pi into 2n-1 pi। ऐसा हो गया बेटा। तो पाई और पाई कैंसिल हो गया, 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2 del x, ठीक है बेटे। दिस इज ऑड मल्टी 2n-1 किसको शो करता है बेटा? जिसमें n क्या है आपका? 1, 2 एंड सो ऑन। तो आप रख के देखोगे तो लेमडा बाई 2 का ऑड मल्टीपल आएगा। जब आप 1 रखोगे तो लेमडा बाई 2, 2 रखोगे तो 3 लेमडा बाई 2, है ना। लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2 एंड सो ऑन। तो आप क्या देख रहे हो बेटा? ऑड मल्टीपल्स आ रहे हैं लेमडा बाई 2 के। तो सेकेंड जो इसका कंडीशन हो जाएगा, पाथ डिफरेंस शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2।
तो बहुत ही सिंपल है, इसके कंडीशंस को याद रखना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ पाई एंड पाथ डिफरेंस शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, एंड फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई एंड पाथ डिफरेंस शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो ये कंडीशंस के ऊपर भी डायरेक्ट कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्लस इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग कल ट्राई करेंगे। ओके बच्चों, आप भी ट्राई करिए, ये सब आपको आता है, आप कोशिश करोगे तो जरूर बनेगा। ओके बच्चों, चलो आज की सभा यही समाप्त करते हैं।